सोने और चांदी के 2 लहंगे। माधवगढ़ गांव में राजा भैरव सिंह की 2 बेटियां थी, निर्मला और छाया। निर्मला देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन छाया ना तो देखने में सुंदर थी और ना ही उसमें पिताजी के सवालों का आत्मविश्वास से जवाब देने का साहस। अब उन दोनों राजकुमारियों में से किसी योग्य राजकुमारी को राज्य सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी घोषित करना था। क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं सोच रहा हूँ कि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। अब आप तो जानती ही हो कि हमारा कोई पुत्र नहीं। कायदे से हमें बड़ी बेटी छाया को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए, लेकिन तुम तो जानती हो कि उसमें कोई भी खूबी नहीं है। अगर मैंने छाया को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन उसमें कोई खूबी भी होनी चाहिए। अपने माता पिता की बात छाया दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। यह सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। वह अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वहाँ एक राजकुमार से टकराई। माफ कीजिए, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और आपको तो चोट नहीं लगी ना? पर छाया उसके सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में उदास बैठ जाती है। भगवान, ना आपने मुझे सुंदर बनाया है और ना ही मुझ में कोई हुनर है। मुझे नहीं बनना है रानी, लेकिन कम से कम मेरे परिवार वाले तो मेरे साथ हों। रात को राजकुमारी शाही भोजन खाने नहीं आई। महाराज एक दासी से पूछते हैं, क्या राजकुमारी छाया ठीक है? वो आज शाही भोग पर भी नहीं आई? जी महाराज, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। यह सब पता चलने के बाद राजकुमार आरव खाने की थाली लेकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचते हैं। खाने से रिष्ट नहीं होने वाली महारानी। तुम तो वही हो ना जो सुबह मुझसे टकराए थे? तुम कौन हो और तुम मेरे कक्ष में कैसे आए? मैं हूँ आपके पड़ोसी देश का होने वाला राजकुमार। मैंने सुना कि आप खाना खाने नहीं आई थी। आप मुझे अपना दोस्त समझिए। छाया को राजकुमार की बातें सुनकर अपना सा महसूस होता है, इसीलिए वो राजकुमार से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मेरी तबीयत खराब लगी, इसीलिए मैं शाही भोज खाने नहीं आई। बहुत देर तक राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से बातें करते हैं। उस दिन के बाद दोनों का मिलना बहुत ज्यादा हो जाता है। उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखकर किसी को बहुत जलन हो रही थी और वो थी छाया की बहन निर्मला। निर्मला छाया के पास आकर बोली, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम उस राजकुमार से ज्यादा चिपक रही हो। क्या हो जाएगा इससे? क्या पिताजी तुम्हें राजगद्दी सौंप देंगे? या तुम मेहनती और साहसी हो जाओगी, या तुम्हारी सूरत सुंदर हो जाएगी? यह सब क्या बोल रही हो? हम केवल दोस्त हैं और मैं ये सब इसीलिए नहीं कर रही ताकि पिताजी मुझे राजगद्दी सौंप दे। बकवास मत करो, तुम कुछ भी कर लो, पर तुम कभी भी सुंदर नहीं दिख सकती और ना ही कभी पिताजी की खास बन सकती हो। ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हारे दोस्त को तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी और तुमसे शादी कौन करेगा? इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है। यह सब बोलकर निर्मला अपनी सुंदरता का घमंड दिखाती थी और छाया को नीचा दिखाती थी। छाया उदास मन से अपने पिता के पास जाती है। वह देखती है कि राजकुमार आरव उसके पिता से बात कर रहे हैं, इसीलिए वो चुप कर उनकी बातें सुनती है। आजकल हम देख रहे हैं कि आपकी छाया से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। ये सब क्या है? कहीं आप उनसे प्रेम तो नहीं करने लगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। मैं तो केवल ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा था। राजकुमारी छाया का स्वरूप छाया के समान है। आपने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है, मैं उसी काम को पूरा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे राजकुमार, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थोड़ी समय बाद मैं तुम्हारा और राजकुमारी निर्मला का विवाह करवा दूंगा। एक साहसी लड़की और एक साहसी लड़का। मुझे उम्मीद है ये जोड़ी अच्छी लगेगी। यह सब सुनकर छाया के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा और रोती हुई जंगल की तरफ चली गई। जंगल के बीचों बीच झरने के पास बैठकर वह कहती है,
हे ऊपर वाले, आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? आज इस झरने में कूद के मैं अपनी जल समाधि बना दूंगी। मेरे पिताजी भी मुझे नहीं समझते। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा था वह एक धोखेबाज निकला। ना तो मेरा विवाह होगा और ना ही मैं कभी अच्छी बेटी बन पाऊंगी। ऐसा कहते हुए छाया झरने की तरफ बढ़ रही थी कि तभी झरने के देवता उसके सामने प्रकट होते हैं। मैं निर्दोष लोगों की जान नहीं लेता सुंदर कन्या। तुम मुझ में क्यों समाना चाहती हो? तुम्हारा इतना अच्छा राज्य है, तुम उसकी महारानी बन सकती हो। नहीं देव, ना ही मैं साहसी हूँ और ना ही सुंदर। ना मुझे जनता प्यार करती है और ना ही मेरे अपने। मुझे अपने अंदर समा लीजिए। यह सुनकर झरने के देवता राजकुमारी छाया को 2 जादुई लहंगे देते हैं। एक लहंगा सोने का तथा दूसरा चांदी का लहंगा था। ये चांदी का लहंगा पहनकर तुम साहसी हो जाओगे और ये सोने का लहंगा पहनकर तुम अप्सरा की तरह सुंदर हो जाओगी। तुम्हें देखकर देवलोक के देवता भी मोहित हो जाएंगे। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। इसके बाद देवता झरने में गायब हो जाते हैं। महल लौटने से पहले छाया वह सोने का लहंगा पहन लेती है और लहंगा पहनते ही वह बला की खूबसूरत हो जाती है। जब वह अपने महल वापस लौट रही थी तब वह देखती है कि उसकी प्रजा में भागम भाग फैली है। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह महल जाती है। वह देखती है कि दुश्मन राज्य ने उसके महल पर हमला कर दिया। बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं और राजकुमार आरव प्रजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखकर राजकुमारी छाया ने चांदी का लहंगा पहन लिया। चांदी का लहंगा पहनते ही वह बहुत साहसी हो गई। राजकुमारी छाया ने तलवार उठाई और अकेले ही सैकड़ों सैनिकों का वध किया और अंत में राजकुमारी छाया की वजह से छाया का राज्य सुरक्षित हुआ। युद्ध खत्म हो जाने के बाद सभी ने राजकुमारी छाया की जय जयकार की। राजकुमार आरव तो देखते ही रह गए थे। राजकुमारी छाया, क्या आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप इतनी सुंदर हो सकती हो। तभी राजकुमारी छाया के पिता बोले, मेरी बेटी इतनी साहसी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर आज तुम नहीं होती तो आज हम युद्ध के साथ साथ अपना सब कुछ ही हार जाते। आज मैं ये घोषित करता हूँ कि अगली उत्तराधिकारी राजकुमारी छाया ही बनेगी। तभी राजकुमार आरव राजा से कहते हैं, महाराज, मैं आपकी बड़ी सुकन्या, रूप सुंदरी, विश्व सुंदरी, साहसी राजकुमारी छाया का हाथ मांगता हूँ। तभी राजकुमारी छाया कहती है, नहीं राजकुमार, मुझे यह मंजूर नहीं है। जो रूप देखकर विवाह करता हो और जो 2 बहनों में टकरार लाना चाहता हो, मुझे उससे रिश्ता मंजूर नहीं। अब मैं भूल चुकी हूँ कि तुम मेरे कभी दोस्त भी थे। क्या तुम जानती हो कि तुम किसे मना कर रही हो? तभी राजकुमारी निर्मला कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ खड़े हो। एक बार मेरी बहन ने मना कर दिया, तुम्हें समझ नहीं आता है, और अब मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मना करती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों बहनों में प्यार बढ़ गया और कुछ दिनों बाद राजकुमारी छाया को महारानी घोषित कर दिया गया। जादुई सोने और चांदी के लहंगे से राजकुमारी छाया की जिंदगी बदल गई।